Hello everyone, my name is Vivek Sharma and in this video we will be discussing about four major articles. In the first article we will be talking about climate change का rainfall pattern के ऊपर क्या असर पड़ेगा और उसका agriculture के ऊपर क्या impact पड़ेगा. Then we will be talking about climate modeling के बारे में, सुप्रीम कोर्ट की verdict about real money online gaming के बारे में थर्ड आर्टिकल रहेगा एंड लास्ट में हम बात करेंगे मौलाना बरकतुल्लाह के बारे में. आइए एक एक करके इन आर्टिकल्स को समझ लेते हैं. देखिए सबसे पहले क्लाइमेट चेंज की वजह से रेनफॉल पैटर्न के ऊपर असर पड़ेगा, ये तो सभी को पता है. बट अभी एक स्टडी पब्लिश हुई नेचर एंड नेचर जियो साइंस के अंदर. अब ये कहते हैं कि भाई देखो जो आपके एरियाज है लाइक फॉर एग्जांपल ट्रॉपिकल एरियाज में दो तरह के आपको लैंड मासेस देखने को मिलेंगे. एक वो जहां पे आपको ड्रॉट लाइक सिचुएशन देखने को मिलेगी एंड दूसरे वो जहां पे रेनफॉल बहुत ज्यादा होगी, अनप्रेसिडेंटेड होगी. तो इंडिया के अंदर वैसे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट क्लाइमेट चेंज और आपके एग्रीकल्चर के डोमेन से डील करती हैं. मोर ओवर सॉइल हेल्थ कार्ड और नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हमारे कुछ पॉलिसी फ्रेमवर्क है जो इससे डील करते हैं. अब बात यहां पे आती है कि यहां पे आप क्या कर सकते हैं. तो देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी आपको बहुत ज्यादा बारिश देखने को मिलती है तो प्रेफर्ड मेथड है कि आप क्रॉप कवर या मल्च के थ्रू इस एरिया को जहां पर आपकी सॉइल है उसको कवर कर देते ताकि सॉइल इरोजन कम हो. मोर ओवर आपके मॉइस्चर को भी कंजर्व करने में ये हेल्प करता है. इसके एडिशनली अगर आप टिलिंग जो होती है यानी जो आप खेत के अंदर हल चलाते हैं आप उसको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब ना करें खेत को और टिलिंग ना करें बहुत ज्यादा, तो इससे फंगल नेटवर्क बना रहता है एंड इससे कहीं ना कहीं आपकी वाटर और न्यूट्रिएंट की मूवमेंट कहीं ना कहीं ठीक रहती है. अब बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कीजिए तो हम कंपोस्ट या डाइवर्स प्लांट रूट्स को यहाँ पे ग्रो करने के लिए इंश्योर कर सकते हैं जहां पे ऑर्गेनिक कार्बन और आपके माइक्रोबियल इन्वायरमेंट को आप मेंटेन कर सकते हैं. अब कहा जाता है कि भाई अगर ये रेनफॉल पैटर्न चेंज हुए तो इसका क्या असर होगा. तो कहते हैं देखो सबसे पहली बात तो ये है कि जब आपके पानी बहुत ज्यादा होगा तो इससे इनफिल्ट्रेशन हो जाएगा. मतलब जो आपका पानी फिल्टर होके नीचे की तरफ पर्कुलेट करता था और सॉइल के अंदर आपका एक्वाफायर फॉर्म करता था, वो पानी अब सिप नहीं कर पाएगा यानी आपका पर्कुलेट नहीं कर पाएगा और जिसकी वजह से इवापोरेशन तो हाई रहेगा बट पानी नीचे नहीं जा पाएगा. तो आने वाले समय में पानी की शॉर्टेज रहेगी. अब इससे क्योंकि पानी ऊपर की सतह पे रहेगा तो इवापोरेशन ज्यादा होगा एंड जिससे नाइट्रोजन की लीचिंग होगी और आपको वाटर बॉडीज के अंदर यूट्रोफिकेशन जैसी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है. अब यहां पे ये कहा जाता है कि इंडिया के अंदर जैसे सदर्न पार्ट है, ये पेनिनसुलर पार्ट है, यहां पर तो रेनफॉल काफी हद तक इंक्रीज करेगा बट जो ये नदर्न फूड बाउल है हमारा यानी पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, यूपी वगैरह वाला जो बेल्ट है वहां पे रेनफॉल आपकी कम हो जाएगी और जिसकी वजह से फूड के ऊपर भी इंपैक्ट आएगा. और एग्रीकल्चर क्योंकि हमारे यहाँ पे एक आप ये कह सकते हो मेजॉरिटी पॉपुलेशन का ऑक्यूपेशन है तो इससे लोगों की इनकम के ऊपर भी असर पड़ेगा. तो कहते हैं कि भाई अब यहाँ पे हमें ये समझना होगा कि इससे हमें एक आइडिया मिल चुका है कि अब आगे हमें क्या करना है. जैसे हम क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर को प्रमोट कर सकते हैं, सॉइल ऑर्गेनिक मैटर को हम प्रमोट कर सकते हैं जिससे हम कहीं ना कहीं खाद मन्योर बना सकते हैं, जीरो टिलिंग को प्रमोट कर सकते हैं, मोर ओवर एग्रो फॉरेस्ट्री को यहाँ पे प्रमोट कर सकते हैं, एडिशनली न्यूट्रिएंट बेस्ड डिलीवरी सिस्टम को हम प्रमोट कर सकते हैं जहां पे हम सॉइल हेल्थ कार्ड जैसी स्कीम्स का इस्तेमाल करके जो सॉइल की रिक्वायरमेंट है उस अकॉर्डिंगली यहाँ पे फर्टिलाइजर का रैशनल इस्तेमाल करें. बाकी रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को हमें बिल्ड करना होगा ताकि फ्यूचर में पानी की कमी को हम कम कर सकें. तो ये आपका एक क्वेश्चन है मेंस का और ये प्रीलिम्स का. आइए अब बात करते हैं सेकेंड आर्टिकल की. अब देखिए वर्स्ट केस सिनेरियो अभी क्लाइमेट का रिलीज किया गया है. अब ये रिलीज किया गया है RCP 8.5 के अंडर. अब इसमें क्या कहा गया कि इनकेस अगर हम अभी जैसा एमिशन कर रहे हैं वैसा ही एमिशन करते रहे तो इसका क्या एंड रिजल्ट रहेगा. तो एक्चुअल में आपकी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज इस तरह के स्टैंडर्ड्स को बिल्ड करते हैं जिसमें ये दो अप्रोच यूज करते हैं, सोशो इकोनॉमिक पाथवे एंड रिप्रेजेंटेटिव कंसंट्रेशन पाथवे. तो RCP. तो अब इसमें बात की जाए तो सबसे पहले सोशो इकोनॉमिक पाथवे में क्या होता है कि आप ओवरऑल कंट्री की प्रोग्रेस देखते हो जैसे डेमोग्राफी, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजी वाइज एंड गवर्नेंस वाइज. उसके अलावा रेडिएटिव फोर्सिंग की अगर बात की जाए
तो इसको मेजर किया जाता है आपके अल्बीडो वैल्यू के अकॉर्डिंगली कि कितनी हीट आपके पास आई और उसमें से कितनी आप रिफ्लेक्ट कर रहे हो। तो इसे वॉट पर स्क्वायर मीटर के अकॉर्डिंगली हम कैलकुलेट करते हैं। जितना ये ज्यादा नंबर होता जाएगा उतनी ही ज्यादा इंटेंस हीटिंग देखने को मिलेगी। अब इन दोनों को कंबाइन करके आप कह सकते हो सिंगल डाटाबेस क्रिएट करते हो। तो यहां पे ये कहा जाता है कि भाई देखो, अगर इन केस हम बहुत ज्यादा अच्छे एक्शंस लेते हैं जहां पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करते हैं, ग्रीन डेवलपमेंट को प्रमोट करते हैं, हम ह्यूमन वेलबींग, क्लीन एनर्जी, ओपन ग्लोबल कॉपरेशन को प्रमोट करते हैं, तो इस केस सिनेरियो में अगर हम 2 डिग्री सेल्सियस या उससे नीचे टेम्परेचर को रख पाते हैं तो ये आपका काफी अच्छा सिनेरियो है, जिसे हम SSP 1 और 1.9 के तौर पे यहां पे देखते हैं। अब इन केस अगर आप जो अभी चल रहा है वैसा ही आपका एमिशन चलता रहे, हिस्टोरिकल पैटर्न हम कंटिन्यू रखें, अनइवन डेवलपमेंट देखने को मिले और आपके प्रोग्रेस भी अनसस्टेनेबल देखने को मिले, तो उस केस में नियरली हम 2.7 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक पहुंच जाएंगे एंड जिससे आपके जो इंपैक्ट हैं क्लाइमेट चेंज के वो और ज्यादा डेवास्टेटिंग हो जाएंगे। बट इन केस नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट के नाम पे, प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी के नाम पे अगर हम यहां पर मार्केट को फ्रेगमेंट कर देते हैं तो बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी हम 3.6 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे और जो कि यहां इरिवर्सिबल चेंज कर देगा अर्थ के ऊपर। देन लास्ट केस सिनेरियो जो है, इसमें कहा जाता है कि ये वर्स्ट केस सिनेरियो कि हम रैपिड ग्लोबल ग्रोथ के ऊपर फोकस करते हैं और जो कि आपकी एनर्जी इंटेंसिटी, एनर्जी जो आ रही है वो फॉसिल फ्यूल से आ रही है। तो कहते हैं कि भाई इस केस में आपका जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो 4.4 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज करेगा एंड इस केस में इंपैक्ट और ज्यादा सीवियर हो जाएंगे। तो कहते हैं कि भाई ये क्लाइमेट मॉडलिंग हमें कहीं ना कहीं ये लॉन्ग टर्म क्या चेंजेस हमें लाने चाहिए इसको प्रोजेक्ट करने में हेल्प करता है। अब इसमें क्या रहता है कि भाई आप जो भी आपके पास डाटा है सुपर कंप्यूटर में डालते हो और वो अलग अलग सिनेरियो के हिसाब से आपको बताता है कि आपकी क्या आउटकम रहेगी और उस आउटकम के हिसाब से आपके क्या इंपैक्ट रहेंगे। तो कहते हैं कि भाई यहां पे पॉलिसी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग की बात की जाए तो गवर्नमेंट और अर्बन प्लानर्स यहां पे इस डाटा को भी यूज कर सकते हैं और वैसे भी यहां पर कैसे रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर को डिजाइन करें और कोस्टल फ्लडिंग को कैसे डिफेंस करें उस चीज के ऊपर फोकस करते हैं। एंड आपकी इकोनॉमिक जो स्ट्रैटेजी है, जैसे इंस्टीट्यूशंस और कॉपरेशन की बात की जाए तो यहां पे टेस्ट सप्लाई चेन सिनेरियो को डिपिक्ट कर सकते हो आप, एसेट वर्नेबिलिटी को डिपिक्ट कर सकते हो और कैपिटल रीएलोकेशन के ऊपर आप फोकस कर सकते हो। तो कहते हैं कि भाई इस स्टडी से एक बेनिफिट तो ये है कि आपको ये तो पता लग जाएगा कि भाई एक्चुअल में किस तरह से हम प्रोग्रेस कर रहे हैं आज की डेट में, जो रिसोर्स एलोकेशन है वो और बेटर हो जाएगा एंड क्लाइमेट एक्शन के लिए आप दूसरी कंट्री को मोरली प्रेशर कर सकते हो। बट अगर इन केस आप ये मान के चलो कि यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि भाई अभी हम जो कर रहे हैं उससे 2.7 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ही तो राइज करेगा, तो आप एक कंफर्ट लेवल में जा सकते हो एंड इससे इकोसिस्टम के लिए थ्रेट है, जहां पर खासकर अगर हम बात करें क्रॉप फेलियर, साइक्लोन जैसी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, हीट वेव जैसी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी एंड इससे जो आपका अर्थ के ऊपर हम बात करें क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट वो इनएविटेबल हो जाएगा। तो यहां आपको याद रखना है कि भाई हमें इंसेंटिवाइज करना है, कैसे आप डीकार्बनाइजेशन के ऊपर फोकस करें एंड मोर ओवर रीन्यूएबल एनर्जी के ऊपर हमें फोकस करना होगा। तो कहते हैं कि भाई टारगेटेड कार्बन रिमूवल के ऊपर आप फोकस करो ताकि आप 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही टेम्परेचर को लिमिट कर सको। मोर ओवर इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्री हमें जरूरत है क्लाइमेट रेजिलिएंट अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की एंड मोर ओवर एग्रीकल्चर के ऊपर भी हम फोकस करें ताकि एग्रीकल्चर के ऊपर भी कम से कम इसका इंपैक्ट रहे। बाकी यहाँ पे हमें मिटिगेशन स्ट्रैटेजी के ऊपर फोकस करना होगा, कैसे हम क्लाइमेट के इंपैक्ट से बच सकते हैं। तो ये चीजें हैं जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। ये मेंस का क्वेश्चन हो गया, ये आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन हो गया। आइए अब बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की। इसमें हम बात करेंगे ऑनलाइन गेमिंग की। देखिए गेमिंग 2-3 तरह की हो सकती है। ऑनलाइन गेमिंग में अगर हम बात करें, एक होता है जिसमें मनी स्टेक लगे, जैसे आप ताश खेल रहे हो, 3 पत्ती, रमी या बहुत सारी और गेम्स होती हैं जिसमें आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो और पैसा इन्वेस्ट करके पैसा जीतने की लालसा से आप खेल रहे हो। तो गवर्नमेंट ने इस तरह की गेम्स के ऊपर लगा दिया बैन। अब कुछ होती है जो आप सिर्फ रिक्रिएशनल के लिए देख रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से आप पबजी खेल रहे हो, आप कोई उसमें कंपटीशन लड़ना नहीं चाह रहे हो, बट यस आप एक चीज सोच रहे हो कि भाई ठीक है कुछ टाइम मैं बोर हो रहा हूँ, लेट्स से कुछ टाइम मैं गेम खेल लेता हूँ, तो एक रिक्रिएशनल एक्टिविटी के लिए होगी। और तीसरा होता है जहां पर एक आप फुल टाइम प्रोफेशन ही अपना गेमिंग को बना लेते हो, जहां पे गेम्स को क्रिएट करना, उसके ग्राफिक्स को क्रिएट करना, उसको खेलना अपने आप में एक प्रोफेशन हो जाता है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेके एक बहुत अच्छी जजमेंट दी है। तो कहते हैं कि 27 मई को 2 जजेस की बेंच ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये
कहा कि भाई जो आपके स्टेट लॉ है जो प्रोहिबिट करता है रियल मनी की गेम्स को, ऑनलाइन को, तो ये ठीक है। एंड इसके ऊपर जो रेट्रोस्पेक्टिव 28% का टैक्स लगाया गया वो भी ठीक है। तो इसको मिनिस्ट्री ऑफ आपकी रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ आपकी फाइनेंस इसको हैंडल कर रही है, जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इसमें कंसर्न है, एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इससे डील करता है। तो इंडिया के अंदर वैसे बेटिंग एंड गैम्बलिंग आपकी स्टेट एंट्री है 34 के अंडर, एंड सेंटर भी इसको रेगुलेट कर सकता है एंट्री 52 के अंडर। तो अभी अगर हम बात करें तो हमारे सामने एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है कि काफी सारे लोग उधारी में डूब गए बिकॉज ऑफ दिस, कि लाइक बेटिंग गेम्स होते हैं, जैसे आप कोई मैच देख रहे हैं, ड्रीम 11 पे टीम बना ली, उसके कारण लोगों को लॉसेस हो रहे हैं। तो कहते हैं कि भाई ये एक चीज एक प्रॉब्लम है, और मोर ओवर इसमें एक प्रॉब्लम ये भी है। अब देखो, आप सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो, बट कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचो कि भी उनके ऊपर रेट्रोस्पेक्टिव बैक डेट से 28% टैक्स लगा दिए। तो ये कहीं ना कहीं एक गलत सिग्नल जाता है आपके इंटरनेशनल कम्युनिटी में, जिससे कहीं ना कहीं आपको सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम देखने को मिलती है वो ये देखने को मिलती है कि कंपनीज का जो कॉन्फिडेंस है कंट्री के अंदर वो कम होता है, जिससे आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी असर पड़ सकता है। मोर ओवर अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये जो बिजनेस मॉडल है अनवाइबल है। तो कहीं ना कहीं इसमें ज़्यादातर केसेस में आपको ब्रेन ड्रेन और आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि कैपिटल इंडिया में जो जनरेट की जा रही है उसे बाहर ले जाया जाता है, तो इंडिया के अंदर उसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं देखने को मिलता। तो कहा जाता है कि भाई इस वर्डिक्ट ने एक तो क्लैरिटी दी है कि भाई गेमिंग एज अ स्किल हम दे रहे हैं, बट गेमिंग एज अ चांस वो नहीं अलाउड है। अब इसमें हम कहीं ना कहीं जो सोशल हार्म इससे हो रहा है कि भाई लोगों की जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो बिल्कुल रून हो रहा है, इससे कहीं ना कहीं लोगों के ऊपर लाइफ के ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ रहा है उसको हम कम करना चाहते हैं। मोर ओवर पब्लिक ऑर्डर एंड वेलफेयर के लिए इस तरह के प्रोटेक्शन के ऊपर हम रोक लगा सकते हैं। आर्टिकल 19 को आर्टिकल 19 क्लॉज 2 के साथ आपको रीड करना होगा, जहां पर आपको कोई भी प्रोफेशन चूज करने की इजाजत है, बट उसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं मोरल बेसिस पे। तो ये वही रिस्ट्रिक्शन है आपकी गवर्नमेंट की तरफ से। तो कहा जाता है कि भाई जीएसटी काउंसिल ने इसमें अगस्त 2023 को अमेंड करके 28% टैक्स लगाया था, एंड इसमें ई स्पोर्ट्स और आपके कैजुअल सोशल गेमिंग जो मैंने आपको बताई उसके लिए कोई रोक नहीं है, बस बेटिंग के ऊपर आपकी रोक रहेगी। तो यहाँ ये कहा जाता है कि भाई आपको टैक्सेशन मैकेनिज्म को थोड़ा ठीक करना होगा, जहां पे आप जो भी आप कदम लें इसमें आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपका असर ना पड़े। मोर ओवर ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी को आप एस्टैब्लिश कीजिए और उसको एम्पावर कीजिए इस तरह की चीजों के ऊपर फोकस करने के लिए, एंड आप ऑफशोर इन्वेजन को यहाँ पे रोकने के लिए कुछ कंक्रीट पॉलिसी डिजाइन करें। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, ये आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। अगला आर्टिकल है मौलाना बरकतुल्लाह जी के बारे में। अगर बात की जाए तो यहाँ पे भोपाल में एक यूनिवर्सिटी है बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी। अभी यहाँ पे डिसाइड किया गया कि इसका नाम चेंज करके हम वाग्देवी भोजपाल यूनिवर्सिटी के नाम से इसे रखेंगे। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए 1915 की जो आपकी काबुल के अंदर प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनी थी, ये उसके प्राइम मिनिस्टर थे। तो इसमें प्रेसिडेंट थे राजा महेंद्र प्रताप, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर थे बरकतुल्लाह जी, एंड यहाँ पे सिंधी जी, मौलाना सिंधी जी होम मिनिस्टर थे, और फाइनेंस मिनिस्टर थे आपके पिल्लई जी। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे याद रखना है कि भाई ये जो गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी इसका एजेंडा क्या था कि भाई ये सिक्योर कर सके सॉवरन रिकॉग्निशन ऑफ इंडिया। तो इसमें रिपब्लिक ऑफ चाइना, जापान और रशिया के ऊपर फोकस किया गया था कि भाई ये अगर हमें रिकॉग्नाइज कर लेंगे तो डेफिनेटली हम इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। सिल्क लेटर मूवमेंट यहाँ पे स्टार्ट हुई थी। सिल्क लेटर मतलब कि यहाँ पर जो भी यहाँ पर जो आपके होम मिनिस्टर थे इन्होंने लेटर्स लिखी थी जो भी कोविड ऑपरेशन चला रहे थे इंडिया और इंडिया के बाहर एंटी ब्रिटिश, तो उनको यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए बात की गई थी। 1917 में जब बॉल्शेविक रेवोल्यूशन हुई थी तो वहां पर महाराजा महेंद्र प्रताप और मौलाना बरकतुल्लाह जी ये आपके रशिया के विजिट पे गए थे, और वहां पे जाके लेनिन से इन्होंने मुलाकात की थी ताकि इंडिया के लिए सपोर्ट को हासिल कर सकें। वैसे अगर बात की जाए मोबिलाइजेशन की तो यहाँ पर सिराज उल अकबर इन काबुल ये इन्होंने एक पब्लिकेशन स्टार्ट की थी जिसके थ्रू एंटी कॉलोनियल प्रोपोगेंडा को ये प्रमोट करते थे। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि भाई आपको स्ट्रक्चरल इंक्लूसिविटी को यहाँ पे इंश्योर करना चाहिए, जहाँ पर रीजनल हेरिटेज ठीक है, बट आपको यहाँ ये भी इंश्योर करना होगा कि एंटी कॉलोनियल फ्रीडम फाइटर की आप जो मेमोरी है उसको डिमिनिश ना करें।
मोर ओवर आपको टेक्स्ट बुक और इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रेशन के ऊपर भी फोकस करना चाहिए ताकि आप और ज़्यादा रिसर्च कर सके और इन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर क्या चीज़ की थी हमारे लिए उस चीज़ को आप लोगों तक पहुंचा सकें। तो यहाँ पे आपको ये 2 चीज़ें हैं जो देखनी है। आज के डिस्कशन में इतना ही था। धन्यवाद।